नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। मिलने में सहज हैं, मिलने में सहिष्णु हैं। सृष्टि पालक विष्णु हैं, ये छत्तीसगढ़ के विष्णु हैं। जनता के बीच आए हैं, मोदी जी लाए हैं, छत्तीसगढ़ हर्षाए हैं, ये विष्णु देव साए। एक कार्यकर्ता, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जब प्रमुख पद पर आता है, विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बनने का सफ़र, एक सामने से एक तस्वीर तैरती है संघर्ष की, परिश्रम की, चुनौतियों की। आपकी एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, मैं एक गांव का रहने वाला हूं। बगिया गांव है और बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, करीब 2500 आबादी का गांव है और एक किसान का बेटा हूं। और जब 10 साल का था तो पिताजी का देहावसान हो गया। हमारे सिर से पिता का साया उठ गया और चूँकि परिवार में 4 भाइयों में मैं बड़ा था और माता जी हैं, उस समय दादी माँ भी थीं, तो सब संभालना था हमको। और हम तो ये सोच लिए थे कि हमको ना नौकरी करना है ना और कुछ करना है, हमको सिर्फ खेती बाड़ी करना है और अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना है और माता जी और दादी माँ का सेवा करना है। और पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके गांव में मैं आया तो संयोग से उसी साल पंचायत का चुनाव होने वाला था। तो गांव वालों ने हमसे कहा कि अब गांव में ही आपको रहना है, खेती बाड़ी करना है, तो पंच बन जाओ। तो फिर पंच हम बन गए। 5 साल तक पंच रहे और चूँकि पंचायत में सबसे पढ़े लिखे और युवा हम ही थे, तो हम एक सरपंच जैसा जिम्मेदारी निभाए। और 5 साल के बाद जब अगला पंचायत का चुनाव आया तो पूरे पंचायत वालों ने मिलकर हमको कहा कि आप अगर सरपंच बनना चाहोगे तो निर्विरोध सरपंच बना देंगे। तो हमने कहा गांव वालों से कि आप सरपंच को अकेले क्यों निर्विरोध बनाओगे, सभी पंचों को भी बनाओ। तो 13 वार्ड होते थे उस समय पंचायत में। तो हमने कहा कि आप हर वार्ड में बैठिए वार्ड वालों के साथ में और एक व्यक्ति तय कर दीजिए, उसी को फार्म भराएंगे तो पूरा पंचायत निर्विरोध हो जाएगा और एक आदर्श पंचायत कहलाएगा। तो पंचायत वालों ने प्रयास किया और 13 वार्ड में से 12 वार्ड में पंच निर्विरोध हो गए, एक वार्ड में चुनाव हो गया, लेकिन उसमें भी अपना प्रत्याशी जीता। तो इस तरह से सरपंच हम बने निर्विरोध। और 6 महीना ही हुआ था कि विधानसभा का चुनाव आ गया और हम सरपंच बने तो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर लिए थे और पार्टी जो भी दायित्व दी उसको हम करते थे। और उस समय एक रामशिला पूजन हुआ था। रामशिला पूजन मतलब शिला का पूजन घर घर होना था। तो उस समय हम बहुत सक्रियता के साथ अपना मतलब काम किए थे। तो पार्टी वालों ने शायद ये सब देखा और 1990 के विधानसभा चुनाव में हमको प्रत्याशी बनाए। तपकरा विधानसभा क्षेत्र से, उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था और तपकरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से मतलब हम प्रत्याशी बनाए गए। लेकिन हमारा भगवान की दया कहिए या फिर हमारा भाग्य कहिए कि 320 विधानसभा सीट में अकेले तपकरा में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस को सिंबल अलॉट नहीं हो पाया। उनका प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ, साइकिल छाप मिला और साइकिल छाप के ऊपर पंजा छाप लगाकर चुनाव प्रचार किए तो कांग्रेस को मात्र 4000 वोट मिला और उनका जमानत जब्त हुआ। और हमारे विरोध में
बहुजन समाजवादी पार्टी थी और पहली बार उस सीट को हम 15,000 से जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर तब से 93 में, उस समय 2.5 साल में सरकार डिजॉल्व हो गया था बावरी ढांचा के कारण। 93 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, पार्टी ने फिर हमको प्रत्याशी बनाया, तो 93 का भी चुनाव हम जीते और 98 तक विधायक रहे। फिर 99 से भारतीय जनता पार्टी ने हमको लोकसभा का टिकट दिया रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से, और उस समय हम मात्र 5800 वोट से जीते थे लोकसभा का पहला चुनाव। फिर लगातार 4 बार तक पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया और सभी बार बढ़त पार्टी का बढ़ा। दूसरे चुनाव में 74,000 का बढ़त मिला, फिर उसके तीसरे चुनाव में थोड़ा कम हुआ, 54,000 का बढ़त मिला, और चौथी बार जब पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया तो उस समय 2,17,000 का बढ़त मिला। तो इस बार 20 साल हम रायगढ़ से सांसद थे, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमको अध्यक्ष का भी दायित्व दिया। 2006 में पहली बार अध्यक्ष का दायित्व दिया और 3 बार मतलब हमको अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय हमको राज्य मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, और फिर अध्यक्षी करते हुए फिर 2023 का विधानसभा चुनाव आया। तो विधानसभा चुनाव के पहले कुछ दिन पहले ही हम अध्यक्षी पद से अलग हुए थे, और फिर विधानसभा चुनाव में फिर हम प्रत्याशी बनाए गए कुनकुरी से। तो तब तक छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया था, कुनकुरी विधानसभा बन गया था, तो वहाँ से हम प्रत्याशी बनाए गए और 25,000 से उस सीट को जीते। और भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गांव के एक आदिवासी के किसान के बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व दिए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि उनके विश्वास में और छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास में हम खरा उतरें, और उस अनुरूप काम करने का भी प्रयास हमारे द्वारा हो रहा है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में दीक्षित हैं। कई बार कभी अध्यक्ष बना देते हैं, कभी विधायक बना देते हैं, कभी केंद्रीय नेतृत्व में काम करने का अवसर देते हैं, फिर विधायक बना देते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे होता है, कभी आपको एहसास नहीं लगता कि मतलब इसके लिए तो अन्य पार्टियों में बड़ा दंगा होता है, कुछ भी दे देते हैं, बड़े सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, और न सिर्फ आप स्वीकार करते हैं, मतलब लगभग पार्टी की यही रीति नीति है। तो क्या सिखाते क्या हैं आप लोगों को कि कुछ भी हो बस शांति से सहजता से उसे स्वीकार करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और इस पार्टी में जितना कार्यकर्ताओं का सम्मान है दूसरी पार्टी में नहीं है। इस पार्टी में लोकतंत्र है, हर 3 साल में पदाधिकारी बदल जाते हैं, और आज हम एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री हैं और एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र भी है। अच्छा, कांग्रेस तो सर, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप सहजता की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि आप तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक उस पर खतरा है। देखिए, उनका ये कहना बिल्कुल असत्य है, जबकि लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने की 1975 में जब इमरजेंसी लगाए, और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल में डाल दिए। 19 महीना तक जेल में लोग रहे, कई परिवार बर्बाद हो गया। मतलब परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य था, वो जेल में 19 महीना रह गया, तो उनका परिवार तो बिल्कुल बर्बाद भी हो गया। उस समय मतलब मीडिया में भी सेंसर लग गया, किसी को अपनी मतलब बात बोलने का भी अधिकार नहीं था। तो लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने किया।
भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास की है। पिछली सरकार सर एक नारा देती थी, भरोसे की सरकार, और जनता ने भरोसा किया नहीं। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फर्क रहता है। आज आज़ादी के 75 वर्षों में 55-60 वर्षों तक उनको एक छत्र रूप से शासन करने का अवसर मिला, लेकिन इतने दिनों में उन्होंने देश को लूटने का ही काम किया और अपना घर भरने का काम किया, और इसी का परिणाम है कि आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। आज कई वर्षों से केंद्र में सरकार नहीं है, एक एक करके प्रदेश की सरकार उनकी लूटते जा रही है, और हमको लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये लोग बिल्कुल भी कहीं पर नहीं रहेंगे, और इनकी ये करने का ही परिणाम है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ भी कांग्रेस पार्टी 36 वादों का एक जन घोषणा पत्र लाई थी, जिसमें बड़े बड़े लोक लुभावन वादे थे, और छत्तीसगढ़ की जनता भी उनके जन घोषणा पत्र में विश्वास करके उनको बहुत बड़ा जनादेश दिया था। लेकिन जनादेश का अपमान करने का उन्होंने काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। बल्कि 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, अत्याचार का गढ़ बन गया। आज उनके कितने नेता या उनको सहयोग करने वाले कितने अधिकारी आज जेल के अंदर में हैं, 6-6 महीना साल भर से जेल के अंदर है। आज उनका बेल भी नहीं हो रहा है। और तो और खुद जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे श्री भूपेश बघेल, उनके ऊपर भी महादेव सर टाइप में प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है, उनके ऊपर भी मतलब FIR हुआ है। तो इस तरह से जनता का विश्वास बिल्कुल वो लोग खो चुके हैं। अच्छा, ये जो डबल इंजन की सरकार का माया जाल कहें, आभा मंडल कहें, आकर्षण कहें, गुरुत्वाकर्षण करें, क्या कहें इसको, ऐसे क्या खिंचाव हो रहा है कि अभी न तो आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, देखिए चुनाव में न उन्हें टिकट दे रहे हैं, न संगठन में बहुत बड़ा कोई स्थान दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ लगी है। तो वो तो कहते हैं कि ये तो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, तो तोड़ फोड़ की राजनीति है क्या है? लोग आ क्यों रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमको लगता तो ऐसा है, जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, एक तो उनका अपनी पार्टी में सम्मान नहीं है, और कहीं ना कहीं वो लोग देख रहे हैं कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए बिना भेदभाव के लिए सबके लिए काम कर रहे हैं। सबके लिए रात और दिन वो चिंता कर रहे हैं, और कहीं न कहीं सबको रास से तो प्रेम है ही है। तो ऐसे जो रास प्रेमी लोग हैं वो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। अगर मैं देश में एक बहुत बड़े घटनाक्रम की बात करूं, ऐतिहासिक, श्री रामलला के मंदिर का लोकार्पण हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने तत्परता दिखाते हुए यहाँ से दर्शनार्थियों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था की, यहाँ से रसोइये गए, वहाँ भोजनालय के लोगों, श्रद्धालुओं को ये भोज पदार्थ उपलब्ध करा सकें, भोजन उपलब्ध करा सकें। तो लगातार धार्मिक आस्थाओं के सम्मान करने के जो आपने निर्णय लिए, उस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए कि बताइए सरकार धर्म के काम में सरकार क्यों काम कर रही है? अब देखिए, ऐसा है कि एक तो छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, और भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल में सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र कहलाता था, उसमें उन्होंने समय बिताया। और आज राम वनगमन पथ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में है, हम लोगों का सौभाग्य है। और इस नाते भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा हुए, और जब 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजित हुए तो सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को हुई, और अनेक तरह से खुशियाँ भी मनाए। यहाँ से मतलब चावल भी भेजे कि भगवान को भोग लगे, यहाँ का सुगंधित चावल भेजे, यहाँ से सब्जी भेजे। कई लोगों ने अपना खानसामा भेजकर वहाँ पर कई दिनों तक रसोई
की व्यवस्था किए, जो भी अयोध्या है उनको मुफ्त में भोजन भी कराए और इस तरह से खुशियाँ मनाएं। और स्वाभाविक भी है। और हम लोग की मोदी की गारंटी में एक वादा छत्तीसगढ़ की जनता से रामलला दर्शन योजना का भी है, जिसकी भी शुरुआत हमारी सरकार कर चुकी है। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी राम भक्त हैं उनको सरकार अपने खर्चे पर भगवान राम का दर्शन कराएगी। एक जमीन और दूरस्थ अंचल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के परिवेश में गड़ा और बड़ा व्यक्ति जब छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी गांव के विकास की और गांव के चहुमुखी विकास की बातें की, दावे भी किए। तो दोनों का जनता अंतर महसूस करेगी। बतौर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक सपना है, आप जनप्रतिनिधि के तौर पे अब आपको मिला है कि अब ये दायित्व मिला है तो ये ज़रूर हम छत्तीसगढ़ के लिए अपने कार्यकाल में करेंगे। एक ऐसी चीज़ जो कहीं आपके मन में अंदर खटकी हो कि ये अगर मुझे दायित्व मिलेगा तो मैं ये ज़रूर करूँगा, अब आपके हाथों में ही। देखिए क्या है, एक छोटे से, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गांव के कार्यकर्ता को, किसान के बेटा को इतना बड़ा विश्वास मिला है हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, और हमको मुख्यमंत्री के दायित्व पर बैठाए हैं। और ये आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग जहाँ पर ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, तो हमारा तो पूरा प्रयास होगा कि हम पार्टी के विश्वास में भी खरा उतरें, प्रधानमंत्री जी के विश्वास में भी खरा उतरें, और जो छत्तीसगढ़ की करीब 3 करोड़ जनता जो विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जिताई है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाई है, तो उनकी उम्मीदों में भी खरा उतरें, ये हमारा पूरा प्रयास होगा। और इसलिए हम लोगों ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोग किसान हैं, धान का कटोरा भी कहलाता है, तो किसानों को अच्छा कीमत मिले, तो 1 क्विंटल में 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए। और अंतर की राशि हम लोग एक मुश्त 24,72,000 किसानों को दिए, उनका 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, और लगातार किसानों के खेत में पानी पहुँचे, इस सब के लिए चिंता भी कर रहे हैं। और जो महतारी हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनको भी एक तरह से उनका भी सशक्तिकरण हो, इसलिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माताओं को हर महीना 1,000 रुपया भेज भी रहे हैं। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। और सरगुजा बस्तर में हम लोगों का ज़्यादा फोकस रहेगा कि वहाँ पर कैसे शिक्षा पहुँचे, कैसे चिकित्सा पहुँचे, कैसे उनके खेतों में पानी पहुँचे, कैसे उस क्षेत्र का विकास हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, धान का कटोरा कहने वाला छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए धन धान्य और सौभाग्य का कटोरा बनेगा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में? बिल्कुल बनेगा। छत्तीसगढ़ देखिए भगवान की दया से बहुत आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ की धरती खनिज संपदा से भरपूर है। कोयला है, आपका लोहा है, सोना भी है, मतलब डायमंड भी है, टीना है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, और फिर वनोपज भी खूब है। आज 44% छत्तीसगढ़ में मतलब वन है, और सैकड़ों तरह के यहाँ पर वनोपज हैं। तो सबका वैल्यू एडिशन कराएंगे, जो लोग हैं उनको वनोपज का वैल्यू एडिशन करा के उनको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। और यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। तो कुल मिला के भगवान ने छत्तीसगढ़ को छप्पर फाड़ के दिया है। खाली इनके जो अगुवा हैं उनका नीति और नियत ठीक होना चाहिए, और वो सब हम लोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है, 36 गुणों से भरपूर है। बस शर्त ये है कि लोग छत्तीसगढ़ को सही नीयत से और सही नीतियों से संचालित करें। तो वक्त के पर्वत पिघलते जाएंगे, हम काम करेंगे, हल निकलते जाएंगे। हम काम में बाधाएं नहीं देखते, बाधाओं में से ही रास्ते निकलते जाएंगे। तो बाधाओं से, संघर्षों से उठा हुआ एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के पटल पर ऐसा नाम बनकर उभरा है
कि उसे मध्य भारत में छत्तीसगढ़ की उर्वरा प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला है। और वो कह रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ जो है, जैसे ईश्वर ने छत्तीसगढ़ को छप्पड़ फाड़ कर दिया है, ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ की जनता को पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से, पूरी क्षमता से यथासंभव देने की कोशिश करेंगे। तो विष्णुदेव जी जैसे भगवान विष्णु सृष्टि के पालक हैं, एक दायित्व तो उन्होंने ही दिया है, पार्टी ने दिया है, तो पालक का दायित्व है। मैं ऐसी आशा करता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ आपकी छत्र छाया में, आपके नेतृत्व में बहुत उन्नति करे, तरक्की करे। हमें आपने इतना समय दिया, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, आपका बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद, आपने अवसर हमको दिया।